Hi, this is Ibara and this is my show Pure History। आज फिर मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करती हूँ, मुलाज़ा फरमाइए प्लीज़। ये दिल जो फ़कत आज गम की राजधानी है, ये दिल जो फ़कत आज गम की राजधानी है, मैं क्या बताऊं कि ये किस किस की मेहरबानी है। फिजूल ज़िंदगी तूने नौ की ठानी है, ज़माने कभी तुझे भी शिकस्त खानी है। हमेशा आप मोहब्बत से पेश आए, हमेशा हमने भी मोहब्बत की बात मानी है। यहाँ किसी को शऊर नज़र नहीं, वरना मेरी हंसी भी मेरे गम की तर्जुमानी है। तो आज का ये शो शुरू करने से पहले मैंने ये सुनाया, ये शेर एक औरत, वुमन, लड़की, बेटी, माँ, ये सबको मैं उनके नज़र करती हूँ, जितनी भी हैं उनके लिए मैं ये शो बना रही हूँ, औरतों के लिए। मैं औरतों की पोजीशन यानी वुमेन पोजीशन स्टोन एज से लेके आज तक के लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने कि जब खुदा ने औरतों को बनाया था तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि औरतें खुदा ने बनाया जैसे लेडी हवा, उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ी। तो मैं बात करती हूँ हिस्ट्री की। तो इतिहास के हिसाब से सबसे पहले आता है स्टोन एज। स्टोन एज पत्थरों का शहर। पत्थरों का शहर यानी स्टोन एज में वुमेन की पोजीशन, यानी तब जब इंसान के पास दिमाग नहीं था, मगज़ नहीं थी, छोटे छोटे थे, तो भी उस वक्त यानी वो क्लासलेस सोसाइटी कही जाती थी। कार्ल मार्क्स ने उस वक्त को क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बताया कि वो ऐसी थी। उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट उस वक्त औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी थी, यानी औरत और मर्द दोनों बराबर पोजीशन में थे, यानी इक्वलिटी थी, दोनों को बराबर का दर्जा था। स्टोन एज की बात कर रही हूँ, स्टोन एज में। उसके बाद फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी, यानी ये सब खुदाई से पता चला कि किस ढंग से उस ज़माने में किया जाता था। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जब दुनिया का सबसे पहला धातु का आविष्कार हुआ, तांबा, चालकोलिथिक पीरियड इसे कहा जाता है, यानी दुनिया में इंसान ने अगर सबसे पहले किसी धातु की खोज की है तो वो था तांबा। तो कॉपर की जब खोज हुई तो धीरे धीरे इंसान चालकोलिथिक एज में आया, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, लोग कुछ जानने लगा, तो इसी में आया ब्रॉन्ज़ एज। फिर उसके बाद यानी ब्रॉन्ज़ एज जब आया यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता में औरतों की पोजीशन बहुत ही लाजवाब थी, यानी औरतें हर काम करती थी, वो हर दर्जे में, यानी उन्हें एजुकेशन का भी अधिकार था, पढ़ाई लिखाई चीज़ें, अपने हस्बैंड चुनने का अधिकार चीज़ों का, यानी वो बिल्कुल फ्री थी। और हर चीज़ में, यानी आज के डेट तक ऐसा नहीं हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता में वुमेन्स का पोजीशन था। उसके बाद क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल यानी ऋग्वेद, चारों वेद, जब आपका उसका चारों वेद लिखे गए उसके अंदर, तो जब ऋग्वेद आता है तो उस वक्त भी औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी थी, यानी वहाँ सभा और समिति हुआ करते थे, और औरतें जो है मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, और औरत मर्द दोनों का दर्जा बराबर था। यहाँ तक कि ऋग्वैदिक काल में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं, मंत्र, हिम्स, इन सब को, यानी 20 वुमेन थी, बहुत सारों का नाम नहीं ले सकती, लोपा मुद्रा और बहुत सारी औरतें जिन्होंने इन सारी मंत्रों को कंपाइल किया था, यानी सबको बनाया था उन्होंने। इनका पोजीशन इतना था कि वो हर चीज़ में, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और यानी शिक्षा का अधिकार था, वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी, हर चीज़ वो कर सकती, और उनके स्वयंवर हुआ करते थे, यानी वो शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकती थी। उसके बाद आता है लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक काल में औरतों की पोजीशन घटने लगी, धीरे धीरे उनकी पोजीशन कम होने लगी।
लेटर वैदिक काल में यानी जब लोहे का आविष्कार हुआ, इंसान ने जब लोहे का आविष्कार किया और कृषि चलने लगी और घोड़े आए, यानी इंसान यानी मेल डोमिनेटिंग इंसान जब आगे बढ़ने लगा तो औरतें नीचे जाने लगी, यानी उनसे सारे अधिकार छीनने लगे। वो हर चीज़ों से उसे यानी लेटर वैदिक काल में इनका पोजीशन कम होने लगा। उसके बाद आता है महाजनपद काल, जनपद काल। इसी काल में मैंने आम्रपाली की कहानी आप लोगों को बताई थी पहले कि किस ढंग से एक महासभा ने उसे एक वेश्या घोषित कर दिया था, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग थे उस ज़माने में, औरतों का कोई वैल्यू नहीं था। यानी महाजनपद काल में तो बिल्कुल औरतों की पोजीशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। पॉलीगैमी, बहुविवाह, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि सती प्रथा जो स्टार्ट हुआ है वो महाजनपद काल में इसके प्रूफ मिलते हैं। तब होता था, थोड़े थोड़े थे, विधवा विवाह पे मनाही हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह कर सकती थी, पर विधवा विवाह महाजनपद काल में बंद कर दिया गया। उनके साथ एकदम उन्हें आन बान शान यानी औरतें हर तरीके से उनको बंद करने लगी कि नहीं, औरत जो है वो घर की शान है, आन है, बान है, शान है, और कुछ भी नहीं है, यानी वो सिर्फ ऐसी है। फिर महाजनपद काल से आता है, उसके बाद आता है मौर्यन काल। मौर्यन काल में थोड़ा पोजीशन ठीक हुआ औरतों का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में, अशोका के ज़माने में, ये बौद्धिस्ट काल भी कहलाता है। इस ज़माने में औरतों की पोजीशन थोड़ी अच्छी हुई। और इसी ज़माने में चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा था, तो उन्होंने उसमें लिखा है, सब चीज़ें बताई है कि औरतें सब चीज़ कर सकती हैं। यानी उस ज़माने में राजा की हिफाजत के लिए औरतों को रखा जाता था, यानी डिटेक्टिव, जासूस, बड़े बड़े ओहदे पे। यहाँ तक कि मौर्यन काल में प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति लीगल हुआ करता था, और ये मान सम्मान की बात होती थी। अगर सबका प्रोफेशन होता था कि आप अगर सेक्स वर्कर हो तो वो भी लीगल है, आप कर सकते हो। यह मौर्यन काल की बात है। फिर आया पोस्ट मौर्यन काल। इस ज़माने में इनकी हालत और फिर धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लगी, इनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी और इनके पास से सारे अधिकार छीनने लगे। इसी ज़माने में आपके मनु ऋषि ने चीज़ें लिखी जो मनुस्मृति कहलाता है। इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि भाई औरत जो है जब से पैदा होती है, बड़ी होती है, तो पिता के हाथ में, उसके बाद पति के हाथ में, उसके बाद बेटे के हाथ में, यानी हर तरीक़े से वो किसी न किसी के अंडर रहेगी। और इस ज़माने में लड़कियां पैदा होना मतलब अपशगुन माना जाने लगा। उन्हें फिर ज़िंदा या उन्हें मार दिया जाने लगा और उन्हें दफन करने लगे। लड़कियों के पैदा होने पे लोग द मेकिंग द फेस कि लड़की पैदा हुई है, लड़का होना बहुत बड़ी बात हो गई। ये मौर्यन यानी पोस्ट मौर्यन काल में ये चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद आया गुप्त काल। गुप्त काल में औरतों की पोजीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि उस ज़माने में सती प्रथा चरम सीमा पे चली गई। यानी कि एक आदमी 10-10 शादियां करने लगे और उसके बाद अगर वो ओल्ड है, वो मर जाते हैं, तो छोटी छोटी लड़कियां, चाइल्ड मैरिज चीज़ें, ये सब चीज़ें होने लगी। इसका सबूत ये है कि जो भानुगुप्त का जो हमें मिला है यहाँ एरन स्क्रिप्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस ज़माने में सती प्रथा कितने चरम सीमा पे था। यानी अगर खुदाई पे लिखा गया है कि ये चीज़ें होती थी, इसका मतलब उस ज़माने में कितना सती प्रथा और हर चीज़ें हुआ करती थी। ये इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीज़ें हो रही थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही थी। अब मैं आती हूँ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में यानी प्री इस्लामिक, इस्लाम आने से पहले, इस्लाम पहले नहीं था, इस्लाम आने से पहले सऊदी अरब में वहाँ भी यही पोजीशन था। सिर्फ सती प्रथा वहाँ नहीं थी, पर औरतों की पोजीशन वर्स्ट थी, यानी कि एकदम ख़राब। ख़ुद का पिता अपनी बेटियों को बेचा करते थे, किसी चीज़ में उनका कोई अधिकार नहीं था, उनकी पोजीशन बिल्कुल वर्स्ट थी। यानी उनकी लाइफ यानी सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु,
चाहे इंडिया हो, चाहे दुनिया हो, चाहे सऊदी अरब हो। सऊदी अरब में भी लड़कियों को पैदा होते ही ज़िंदा मार दिया जाता था, कि लड़की पैदा हुई है उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, यानी लड़का ही चाहिए सबको। तो ये चीज़ें सब तरफ हो रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा था, हर तरफ हो रही थी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी कि भाई औरतों की पोजीशन कब तक काम आएगी। फिर हमारा मॉडर्न एज आता है, तो मॉडर्न एज में भी यही पोजीशन है, यानी लोगों ने औरतों से सारे अधिकार छीन लिए। और सारे अधिकार छीनने के बाद आपको या तो सजावट की वस्तु, या तो देवी माना, या तो दासी माना। बराबर का दर्जा नहीं दे रहे कोई, यानी आप देवी हैं या तो आप दासी हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में योनि की पूजा होती थी और उनको बराबर का दर्जा था, हर चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करती थी। तो आदि मानव सही थे या आज का मानव? आदि मानव स्टोन एज में औरत और मर्द बराबर थे। फिर धीरे धीरे जब 1817 जब आपका मॉडर्न एज आया, मुग़ल आए यहाँ पे, तो धीरे धीरे जब इस्लाम आया, यानी 570 के बाद जब इंडिया में हर्षवर्धन का शासन था, तो उसके आने के बाद लोगों को पता चला कि औरत भी कोई चीज़ है, यानी उसका भी कोई हक़ है, उसको भी जीने का कोई तरीक़ा है या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का हुकूक, यानी बराबर का दर्जा, कि औरत और मर्द बराबर है। जैसे ऋग वैदिक काल में अर्धाग्नि का दर्जा दिया गया था, औरत बराबर हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि ऋग वैदिक काल में औरतों की पोजीशन बहुत लाजवाब थी, लेकिन जब बाद में आते आते उनकी पोजीशन को, उनके हक़ को छीन लिया गया और उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु बना दिया गया। तो ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे अभी लेटेस्ट रिसर्च में हमारा जो इंडिया जो है 156 में 140 शायद रैंक आया है उसे। दुनिया में नंबर 1 पे औरतों की पोजीशन में आपका स्विट्ज़रलैंड है या आइसलैंड है, ये सब चीज़ें हैं। तो आज भी वुमेन यानी कोशिश तो कर रही हैं, वो आगे है। 18वीं सदी में तो आपको पता ही है, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने कितनी कुप्रथाएँ देखी। चाइल्ड विवाह, यानी छोटी छोटी बच्चियों की शादी, 6 साल 7 साल 5 साल, यानी गोद में बच्चों की शादी। गोद में बच्चे आने पे उस वक्त उनकी शादी कर दी जाती थी बड़े आदमी के साथ, फिर वो मर जाता था, यानी बच्ची जब बड़ी होती थी तो वो विधवा हो जाती थी। फिर उनके साथ क्या होता था ये सबको पता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, राजा राम मोहन राय ने कितना कुछ किया, क्योंकि उनकी फैमिली में ये चीज़ें हो रही थी। औरतों के साथ सती प्रथा इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि उसको रोकना पॉसिबल नहीं था, पर राजा राम मोहन राय ने बहुत मेहनत की, समाज से लड़े और बताया कि ये गलत है। उन्होंने वेद को लाया, यानी वैदिक काल में जो औरतों की पोजीशन थी उसको दिखाया, उन्हें सबूत बताया कि ये देखो, औरत को सती नहीं कर सकते आप, यानी औरत और मर्द बराबर है। क्या कोई मर्द के मर जाने पे या कोई औरत के मर जाने पे कोई आदमी सती होता है? क्या नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे जिस ढंग से स्टोन एज से लेके या आज तक का अगर मैं सफ़र बताती हूँ, हर जगह, यानी आज भी मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन हो, इस्लाम हो, सब में औरतों को जिस ढंग से हमारे प्रॉफिट ने, हमारे लास्ट प्रॉफिट ने हमें औरतों के जो अधिकार बताया, यानी कि कुरान के अंदर एक पूरा सूरह उतारा गया, सूरह निसा, कि औरत का पोजीशन क्या है, उनकी शादी, यानी सेम उनके निकाह का हक़, उनके शादी का, उनके चीज़ों का, यहाँ तक कि डिवोर्स का, सब चीज़ों का अधिकार है हमें, हम आज़ाद हैं। लेकिन हर चीज़ों में इंटरफेरेंस किया जाता है। और पहले स्वयंवर का अधिकार था, जैसे निकाह का अधिकार है, पहले औरत से पूछा जाता है कि आपको कबूल है, उसके बाद हाँ होती है। इसीलिए तो आप लोग को मैं ये बताना चाह रही थी कि जो औरतें की पोजीशन तब थी, आज शायद 50% औरतें बहुत आगे हैं, वो बहुत कोशिश कर रही हैं, वो अपनी मेहनत कर रही हैं, और कुछ के फैमिली भी बहुत सपोर्ट में है, जो औरतों को, यानी कि माँ बाप उन्हें बहुत अच्छी परवरिश और अच्छा एजुकेशन और चीज़ें दे रहे हैं। पर हर तरीके से अभी जैसे आप कुरान में आपको दिया गया है सूरह हिजाब में आप लोगों को, कि आप लोगों ने क्या बना दिया उसे, क्योंकि उस ज़माने में प्री इस्लामिक पीरियड में औरतें जो हैं कपड़े वही पहनती थी जिसको जुलबिया और कफ्तान कहा जाता है, पर वो सिर्फ सर पे अपने पगड़ी बांधा करते थे, औरत या मर्द, क्लाइमेट की वजह से। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि आप जो है जो सर पे बांधते हैं उसे आप सीने पे ढके,
यानी इस ढंग से आप कपड़ा पहने, बस यही कहा गया है। लेकिन औरतों को इस ढंग से आप लोग कैसे पेश कर सकते हैं? तो औरत तेरी यही कहानी, मैं इसके बारे में यही बताना चाहूँगी कि कैसे बताऊँ कि कहाँ ज़ख्म है, कैसे बताऊँ कि कहाँ ज़ख्म है, जहाँ हाथ रखोगे वहाँ ज़ख्म है। बाय बाय।